आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकीय तंत्र एवं उसके घटकों के बारे में, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साइंस या विज्ञान में कोई भी शाखा नहीं खोजी जाती है या किसी भी चीज के बारे में बताया जाता है तो उसका किसी न किसी ने आविष्कार किया होगा या उसको खोजा होगा। तो इसका भी एक इतिहास है और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। टेंसले नामक वैज्ञानिक थे, एजी टेंसले। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है, यूपी टेट का पूछा जाता है कि टेंसले ने मतलब इकोसिस्टम का नाम किसने दिया या सर्वप्रथम किसने जनक कौन कहा जाता है, तो एजी टेंसले हैं। जिसे हिंदी में इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र कहा। अब यह जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का संक्षिप्त रूप है। इसके पहले मोबियस, कार्ल मोबियस 1877 में, ठीक है, चैवास्की, ठीक है, और फार्बस ने सूक्ष्म जगत, फेडरिक ने पारिस्थितिकी तंत्र और थिनेयान ने जैव तंत्र आदि शब्द इसी से संबंध में बनाए थे। प्रकृति एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जो भी हमारे आसपास नेचर है वो क्या है, एक इकोसिस्टम है। सभी उस सिस्टम में चलते हैं। जैसे आपके घर में भी एक सिस्टम है कि घर में कोई मेंबर होगा जो अर्निंग मेंबर होगा, या एक से अधिक अर्निंग मेंबर होंगे, वो लोग पैसा कमा के लाते होंगे, घर में रॉ मटेरियल ला के देते होंगे, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, आपकी दवाइयाँ, आपकी लिखाई पढ़ाई का खर्चा, आपके स्टेशनरी खर्चा, आपके कपड़ों का खर्चा, ये सारी चीजें जो अर्निंग मेंबर है वो ला के देते हैं और आप ये सारी चीजों का उपभोग करते हैं। और उसके बदले आप उनको क्या करते हैं, जैसे कि आप खाना परोस देते हैं या खाना बना देते हैं, या फिर आप घर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सिस्टम चलता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक सिस्टम में है, ठीक है, और इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जैविक जिसे कहते हैं बायोटिक, और एक होता है अजैविक या अजीव जिसे कहते हैं एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीते जागते जानवर, पौधे, पक्षी, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, मछलियां, ठीक है, सांप, ये सारे क्या हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं जो प्रजनन करते हैं, जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे हैं जो निर्जीव हैं, जैसे कि आपका सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी, वायु हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये भौतिक है, मिट्टी, सॉइल, ये सारे हैं अजैविक या एबायोटिक कंपोनेंट। तो पृथ्वी पर भूमि, जल तथा वायु के विभिन्न स्थानों में जीवन के संगठन की जीवमंडल, जीवन के संगठन को क्या कहते हैं, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। इकोस्फीयर शब्द भी जीवमंडल के ही पारितंत्र का अर्थ रखता है। पृथ्वी का जीवमंडल बहुत से छोटे छोटे तंत्रों से मिलकर बना होता है, जिन्हें जीवोम या बायोम कहते हैं। प्रत्येक जीवोम में पौधों और प्राणियों का एक निश्चित समुदाय जलवायु के द्वारा नियंत्रित होकर गतिज संतुलन में रहता है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम के फिगर दिए हुए हैं, जैसा कि बीच में लिखा है एनवायरमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। यानी एक एनवायरमेंट में एक जो वातावरण है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, जो हरे पौधे हैं जो दूसरों के लिए भोजन बनाते हैं, खुद के लिए भोजन बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं। हरे पौधे के ऊपर आश्रित या अन्य जीवों के मांस के ऊपर आश्रित जो रहते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है, या पैदा नहीं कर सकते। और डिकम्पोजर यानी अपघटक उन्हें कहते हैं, जो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये दोनों की डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर उन्हें क्या कहते हैं, वापस से सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है,
अब ये दो तरह के इन्वायरमेंट होता है, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब ये होता है कि जो पानी, एक्वेटिक मतलब क्या, एक्वा, एक्वामैन पिक्चर आई होगी, आप लोगों ने देखी होगी या सुनी होगी। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी। तो एक्वेटिक मतलब क्या है, जो पानी से संबंधित है, जहाँ पे जल, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, टेरेस्ट्रियल मतलब कि आपका जो भूमि है, ठीक है। ये दो तरह के यहाँ पे एनवायरमेंट है। अब एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक में देखिए दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड, आपका जो पॉन्ड हो गया, झील हो गए, ठीक है, तालाब हो गए, ये क्या है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमेशा फ्रेश वाटर रहता है। और दूसरा होता है मरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर में आपकी नदियां भी आती हैं, और मरीन इकोसिस्टम में आपके जितने भी समुद्र हो गए, ठीक है, खारे पानी के जो स्रोत हैं, वो मरीन इकोसिस्टम में आते हैं। टेरेस्ट्रियल में आपके चार तरह के इकोसिस्टम आते हैं। पहला आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो जंगल में जितने जो भी इकोसिस्टम है, यानी कि जंगल के अंदर जो पौधा है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है, वो जंगल में कैसे है, कितनी मात्रा में है, एक पेड़ पे कितने होते हैं या एक जंगल में कितने होते हैं, उसके बारे में है। फिर होता है ग्रास लैंड, यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे घास हो, ढेर सारे, यानी घास, यानी चरने वाले जीव वहां पे ज्यादा होते हैं, तो घास चरते हैं। फिर तीसरा आता है डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि जो रेगिस्तान वाले होते हैं, कि रेगिस्तान में इकोसिस्टम कैसे काम करता है, रेगिस्तान में प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है और डिकम्पोजर कौन होता है, ठीक है। और फिर लास्ट आता है मैन मेड इकोसिस्टम, यानी कि जो अब मैन मेड मतलब क्या, इंसानों द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। और इंसान क्या करते हैं, इंसान खेती करते हैं, ठीक है, तरह तरह की फसलों की बुआई करते हैं। तो उन फसलों की बुआई में भी एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक डिकम्पोजर है। तो इस तरह से, यानी कि एक इन्वायरमेंट को अगर इकोसिस्टम के आधार पर दो भागों में बांटा जाए, तो एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब आइए इसकी हम डिफिनेशन को देख लेते हैं, परिभाषा। तो कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से परिभाषाएं इसकी दी हैं। तो उसमें से जो कुछ प्रसिद्ध या लोकप्रिय परिभाषाएं हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि ईपी ओडम थे, इनके अनुसार इकोसिस्टम वह आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच तथा अपने घटकों में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि क्या, कि जो जीव है, जैसे कि हम इंसान, ठीक है, और हमारा वातावरण, यानी कि हम कहाँ रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल है, यानी कि भूमि पे रहते हैं। तो ठीक है, हम जीव हैं और हम कहाँ रहते हैं, अपने टेरेस्ट्रियल भूमि पे रहते हैं। और हमारे घटक क्या है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, जैसे ऊपर बताया था, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। तो हम पौधों से क्या चीज प्राप्त कर रहे हैं, तो पौधा क्या है, जैविक घटक है, ठीक है। पौधे से हम क्या करते हैं, फल, तरह तरह के अनाज, ठीक है, मसाले, औषधियां और लकड़ी, ऐसी लकड़ियां जो हमारे घरों में यूज की जाती है, फर्नीचर वर्नीचर में और घर बनाने में। और साथ में जो एबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक, यानी हम सूर्य के प्रकाश को कैसे हम लोग यूज करते हैं, हम लोग हवा को कैसे यूज करते हैं, हम भूमि को कैसे यूज करते हैं, भूमि की उपजाऊ क्षमता को कैसे यूज करते हैं, तो वो किस में आ जाती है, जैविक अजैविक घटक में आ जाती है। तो इन दोनों के बीच की जो प्रतिक्रिया, यानी कि जैविक और अजैविक घटक के बीच की जो प्रतिक्रिया है, वो इसमें की जाती है। अब अन्य परिभाषा भी देख लेते हैं। पारितंत्र या इकोसिस्टम निश्चित वातावरण का प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें जैवीय यानी कि बायोटिक एवं अजैविक यानी कि एबायोटिक घटकों की प्रतिक्रिया के कारण उनकी संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध निश्चित नियमों के अनुसार गतिज संतुलन में रहता है, और जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले लाइन देखेंगे जिसमें लिखा है जैवी यानी कि बायोटिक और अजैविक यानी कि एबायोटिक, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर सिर्फ आप समझिए कि अगर एक पेड़ है, अगर वो जैविक है, वो चाहे कि अपने आप से बड़ा हो जाए, अपने आप से वृद्धि कर ले और फल उगा ले, ठीक है, या फसल उगा ले, तो ये मुमकिन नहीं है। उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको अपने अजैविक घटक के साथ अंतः क्रिया यानी कि उसके साथ रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। उसको भूमि के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा,
उसे पानी के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसको सूर्य के प्रकाश के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनके साथ क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके क्या करेगा, वो खाना बना पाएगा। और जो सूर्य के प्रकाश में जब वो क्रिया करता है तो सौर ऊर्जा को बांधता है। सौर ऊर्जा उसमें क्या होती है, एनर्जी के रूप में उसकी पत्तियों में एकत्रित हो जाती है, फलों के रूप में एकत्रित हो जाती है। फिर वो फल जो कंज्यूमर होता है वो खाता है, वो ऊर्जा वहां से क्या हो, सौर ऊर्जा आई पृथ्वी पे, उसको पौधों ने बांधा, पौधों द्वारा बांधी गई सौर ऊर्जा जो फलों में एकत्र हो गई, उसको मनुष्यों ने या अन्य जो कंज्यूमर थे, जो उपभोक्ता थे, उसने उसको खा लिया। अब जब ये उपभोक्ता मर गए या डेड हो गए, तो वापस से डिकम्पोजर इनके ऊपर जब ये सड़ने करने लगते हैं, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, सड़ा गला के जो एनर्जी होती है वापस उसको मुक्त कर देते हैं। तो ये होता है एनर्जी का चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, एक सर्किल में घूमती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब एक पारितंत्र क्या उदाहरण लीजिए, जैसे कि एक पारितंत्र तालाब की एक बूंद जैसा छोटा सा सूक्ष्म पारितंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम, अथवा समुद्र जैसा या दीर्घ पारितंत्र यानी समुद्र क्या बहुत बड़ा पारितंत्र है। ठीक है, मैक्रो इकोसिस्टम। अब तालाब और समुद्र के बीच में तो तुलना करिए, तो तालाब क्या है, तो एक बूंद बराबर है समुद्र के। अब यह स्थायी अस्थायी यानी टेम्पोररी हो सकता है, जैसे कि ताजे जल का तालाब या एक खेत, अथवा वह स्थायी भी हो सकता है, जैसे कि एक जंगल और समुद्र। अब ताजे जल का तालाब यानी कि तालाब क्या है, जिसमें बारिश का पानी हुआ, एक गड्ढा था, बारिश का पानी हुआ, उसमें इकट्ठा हो गया, तो उसमें पारितंत्र इकट्ठा हो गया, पारितंत्र उसमें चलने लगा, इकोसिस्टम चलने लगा। ये अस्थायी भी इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि अगले 6-7 महीने 8 महीने पानी ही ना बरसे, तो पानी उसके अंदर सूख जाए, तो उसके जितने भी जीव जंतु या तो वहां से पलायन कर जाएंगे, तो वहां मर जाएंगे। मर जाने के बाद वहां पे कोई और जीव जंतु आ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स उस गड्ढे में बचेंगे, क्योंकि पानी तो सूख चुका है वहां पे। और मैंने पहले ही बताया कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्वेटिक और एक होता है टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक क्या हुआ, एक्वेटिक वहां का पानी सूख गया, सभी जीव जंतु या तो वहां से हट चले गए या तो मर गए, तो ये अस्थायी भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि एक जंगल एक समुद्र है, जंगल का क्या होता है, जंगल तो बहुत बड़ा होता है, जल्दी से खत्म नहीं होता है। और समुद्र क्या है, वो तो अथाह है, वो तो कभी खत्म होता नहीं, दिन ब दिन उसमें क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और समुद्र का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो समुद्र क्या है, कभी भी उसका इकोसिस्टम खत्म नहीं हो सकता, वो चलता रहता है, तो वो परमानेंट है। अब इसमें आगे दिया है कि हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा पारितंत्र है, जिसमें समस्त जीव समुदाय सौर प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर रहता है। देखिए मैंने यही बात पहले भी बताई है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को बांधते हैं, सौर की ऊर्जा पर यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर रहता है। तथा पृथ्वी की भौतिक वातावरण, वायुमंडल, स्थलमंडल और जनमंडल। पृथ्वी का भौतिक वातावरण क्या है, वायुमंडल हो गया, ठीक है, स्थल मंडल हो गया और जनमंडल हो गया। ये क्या है, पृथ्वी के भौतिक वातावरण है, से सभी जीवन उपयोगी तत्वों को प्राप्त करता है। एक घास का मैदान ले लीजिए, या एक छोटा सा तालाब, समुद्र या खेत, जंगल और या फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान। मरुभूमि मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। एक अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप आदि किसी भी स्वरूप को पारितंत्र माना जा सकता है। प्रत्येक पारितंत्र में निम्नलिखित बातें अवश्य होती हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सभी जीवों के लिए किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा स्रोत होता है, यानी कि अगर हम कहीं पे जिंदा हैं तो हमारे जीवित रहने के लिए कोई ना कोई एनर्जी सोर्स वहां पे है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, बहुत से लोगों को खाना नहीं मिल रहा होगा, तो वो लोग कुछ भी करके जिंदा है। कोई कोई थोड़ा ही खाना खा के जिंदा है, कोई खाली प्याज और रोटी खा के ही जिंदा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो घर में जो चीजें हैं, दालें हैं, चावल है या सोयाबीन है सूखी, उसी को उबाल के उसी को खा के वो जिंदा है, बाहर सब्जी लेने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं से ऊर्जा का एक स्रोत बना हुआ रहता है। जीवों के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों और पोषक तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति होती है। ठीक है, ये तो आसान पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऊर्जा और पदार्थों का चक्रीय प्रवाह विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मार्ग से जीवों और वातावरण के बीच निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये अभी हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, लेकिन यहाँ छोटा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है, एक कंज्यूमर होता है, वो क्या करता है कि जो प्रोड्यूसर ने जो चीज प्रोड्यूस की है, जो चीज बनाई है, कंज्यूमर उसकी खपत करता है, उसको खाता है, क्या यूज करता है अपने जीवन जीने के लिए। फिर एक डिकम्पोजर होता है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के मर जाने पे या खत्म हो जाने पे
उसको डिकम्पोज करके वापस से जमीन में मिला देता है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर आप पौधा ले सकते हैं, एक पेड़ ले सकते हैं। पेड़ होता है पौधा, उसको बकरी खा रही है, तो पौधा क्या है? प्रोड्यूसर है। बकरी क्या है? कंज्यूमर है, जो पेड़ को खा रही है। फिर शेर आता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, जो बकरी को खाता है। ठीक है, और फिर जब शेर मर जाता है तो उसके बाद डिकम्पोजर आता है, जो शेर, बकरी और पौधा, जब ये तीनों मर जाते हैं अपने अपने समय अनुसार, तो डिकम्पोजर क्या करता है? उसको डिकम्पोज करके वापस से पृथ्वी में मिला देता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है? अब देखिए, ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई, लेकिन अब यहाँ से आप दूसरी खाद्य श्रृंखला भी ले सकते हैं। जैसे कि घास हो गया, घास के मैदान में टिड्डा घास को खा रहा है। टिड्डे को क्या खा रही है? पक्षी खा रहा है। कोई पक्षी को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? घास दोनों ही खाद्य श्रृंखला में एक जगह पे थे, यानी कि एक, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दो अलग अलग खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटर क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का यहीं पे दिया है कि ऊर्जा और पदार्थों का चक्रीय प्रवाह यानी साइक्लिक फ्लो बना रहता है। ठीक है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मार्ग से जीव और वातावरण के बीच निरंतर बना रहता है। यानी कि घास के पास जो एनर्जी थी उसको बकरी ने खाई, बकरी ने जो एनर्जी बनाई उसको शेर ने खाया, फिर शेर मर गया, बकरी भी मर गई, और जो पेड़ था या घास था वो भी खत्म हो गया, और डिकम्पोजर आया, उसने सबको डिकम्पोज कर दिया, वापस से मिट्टी में सरल कार्बनिक तत्वों के रूप में मिला दिया। फिर आगे चौथा था कि जलवायु की दशाओं, यानी कि जलवायु की दशा क्या होती है? तापमान, आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, प्रकाश यानी कि लाइट का नियमित परिवर्तन कम होता है। ठीक है, फिर आता है विभिन्न घटकों का कार्यात्मक संतुलन रहता है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। यह विषय साइबरनेटिक्स कहलाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जिसमें लिखा है कि जलवायु की दशाओं यानी कि तापमान, आर्द्रता, प्रकाश का नियमित परिवर्तन कम होता है। यानी कि जैसे जलवायु अपने मौसम जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि अचानक से बदल जाए, तो जो निश्चित क्रम में वो चलता आ रहा है उस तरह चलता है। जैसे गर्मी में अभी देखिए लगातार लाइन से गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, अब इसके बाद बरसात का मौसम आएगा, उसके बाद ठंडी का मौसम आएगा। उसी तरह आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से ह्यूमिडिटी भी अपने तरीके से चलती है, और इसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि विभिन्न घटकों का कार्यात्मक संतुलन रहता है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। यह विषय साइबरनेटिक्स कहलाता है। मतलब कि क्या है कि विभिन्न घटकों का, जैसे कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे अपने हिसाब से हैं, अपनी संख्या में है, जीव जंतु अपनी संख्या में है, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं। ठीक है, तो ये जो जीव जंतु विलुप्ति के कगार पे हैं, जब ये इकोसिस्टम से यानी कि जो परितंत्र है या पारिस्थितिकीय तंत्र है इसमें से हट जाएंगे, तो इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत पहले एक न्यूज़ सुनी होगी या समाचार पत्रों में कहीं पढ़ा होगा कि अगर इस धरती पर से मधुमक्खियां, ठीक है, ये अगर खत्म हो जाए, इनकी जाति का विनाश हो जाए, तो पूरी मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। अब ऐसा किस लिए है? क्योंकि जितने भी पौधे हैं उसमें जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, उस पॉलिनेशन को करने में सबसे ज्यादा योगदान मधुमक्खियों का होता है। अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगी तो पौधों की संख्या नहीं बढ़ेगी, पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और जब पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मनुष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। अगर पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो खाना उपलब्ध नहीं होगा, खाना उपलब्ध नहीं होगा तो मनुष्य कितने दिन जीवित रहेगा, आप खुद सोच सकते हैं। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की संरचना। सभी प्रकार के पारितंत्रों में निम्नलिखित प्रकार के घटक कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पहले ही मैंने बताया है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक यानी कि जो जीवित प्राणी है, और अजैविक घटक जो निर्जीव चीजें हैं, जैसे मिट्टी, ताप, वायु, सौर ऊर्जा, प्रकाश, ये सारे क्या हैं? अजैविक घटक है। अब जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स में के बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम में जैविक घटक विभिन्न पादपों और प्राणियों के समुदाय होते हैं।
यानी पादपों मतलब क्या, प्लांट्स, और प्राणी मतलब क्या, एनिमल्स, ठीक है, के समुदाय होते हैं जो पारस्परिक भोजन संबंधों के अनुसार संतुलित रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है संतुलित रहते हैं, कि जो शेर है, अगर शेर की जनसंख्या जंगल में बहुत ज्यादा हो जाए तो वो शिकार भी बहुत ज्यादा करने लगेंगे। अगर वो शिकार बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो जितने भी हिरन हैं, जो घास खाने वाले एनिमल हैं, जो घास खाते हैं, वो सारे मरने लगेंगे, क्योंकि शेरों की संख्या जब ज्यादा होगी, प्रीडेटर्स यानी जो शिकारी हैं, शेर क्या है, प्रीडेटर्स हैं, एक शिकारी हैं, शिकारियों की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगी तो जो शिकार है वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। जब शिकार खत्म हो जाएंगे तो जो पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी अपने आप को वृद्धि करते हैं, ढेर सारी फूल पत्तियां बनाते हैं, उन खाने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब देखो जो शेर है वो तो फूल पत्तियां खाएगा नहीं, पेड़ का आम तो खाएगा नहीं, नहीं वो फसल को खाएगा, वो तो मांसाहारी है। शाकाहारी क्या था, वो खत्म होगा। क्यों? क्योंकि शेरों की संख्या क्या हो गई, अत्यधिक ज्यादा हो गई। अब शेरों की संख्या ज्यादा होने से शाकाहारी सारे खत्म हो गए। फिर जो शाकाहार थे, यानी कि जो फूल पौधे पेड़ पत्तियां थी, ये सब क्या, ये इनकी जनसंख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगी और पूरा जो पृथ्वी है वो जंगल बन जाएगा और इन्हीं इसी समुदाय का एक छत्र राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन ये सारी सारी चीजें क्या होती, संतुलित होती हैं, यानी कि शेर आपको बहुत कम दिखाई देंगे। यानी कि जैसे जैसे आप एक परितंत्र में ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे कि सबसे नीचे क्या है, आपका पौधा है, पेड़ पौधा जो प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर। तो एक पिरामिड बनता है। पिरामिड जैसे त्रिकोण होता है, ऊपर जाते जाते एरिया कम हो जाता है, उसी तरह ऊपर जो सबसे ऊपर होता है, जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, उसकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, किसी किसी इकोसिस्टम में ये उल्टा भी होता है, लेकिन सामान्यतः है जो ऊपर, जो इकोसिस्टम में सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है, उस पे जो संख्या होती कम होती है। ठीक इसी तरह काम करता है, जैसे कि आप एक कंपनी को ले लीजिए, कंपनी में जो नीचे एम्प्लॉय होंगे, जैसे आप लोग बहुत सारी कंपनी को जानते होंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप लोग खरीदारी भी करते होंगे, ठीक है, या बिग बाजार। तो आप लोग क्या करते हैं, जो बिग बाजार आप जाओगे तो वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे जो आपको काउंटर पे मिलेंगे, लेकिन उस काउंटर पे सामान पहुंचाने के लिए उनसे भी नीचे एम्प्लॉय होते हैं। तो सबसे नीचे वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। उसके ऊपर एम्प्लॉय कम होते हैं जो सामान को बेचते हैं। उसके ऊपर एम्प्लॉय कम होते हैं जो कि कैश कैश काउंटर पर रहते हैं, देखिए इक्का दुक्का रहते हैं जो कैश काउंटर पे बिलिंग करते हैं, उसके ऊपर एम्प्लॉय कम रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सबसे ऊपर जब आप एकदम शीर्ष पे पहुंचेंगे तो जो उस कंपनी का मालिक होगा वो एक होगा या दो पार्टनरशिप में होगी। ठीक है, यानी दो लोग के बीच में होगा या तो सिंगल होगा। तो ऊपर जाते जाते जैसे कि जैसे ऊपर पैसे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी उन लोग का सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर संख्या भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी होता है। अब बात कर लेते हैं उत्पादक या स्वपोषित घटक। ठीक है, इसको कई नामों से जाना जाता है, कि ऑटोट्रोपिक भी कहते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब क्यों, क्योंकि ये खुद से अपना खाना बना सकते हैं। उत्पादक क्यों, क्योंकि ये खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि पौधे जितने भी ये क्या करते हैं, दूसरे के लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने प्रकाश संश्लेषण आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो वो चीजें यहाँ डिस्कस हम नहीं करते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, इनमें स्वपोषण होता है, ये खुद खुद को पोषित कर सकते हैं, और जो बचा कुचा जो एनर्जी है उससे ये फल पत्तियां आदि चीजें विकसित करते हैं जो दूसरों को भी एनर्जी देते हैं। ठीक है, यह पौधे अजीविक वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि इन्होंने क्या लिया, वायुमंडल से CO2 ले लिया, ठीक है, जमीन से पानी ले लिया, और खनिज रबड़ ले लिया, सॉल्ट ले लिया, और सौर ऊर्जा यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है, अजैविक घटक है। CO2 क्या है, अजैविक घटक है। H2O क्या है, पानी, अजैविक घटक है। जो जमीन से खनिज लवण ले रहे हैं, मिनरल्स और सॉल्ट ले रहे हैं, ये भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसका इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, शोषण किया, अपने अंदर ले लिया, और उसके क्या किया, अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण किया, और फिर क्या बनाया, शर्करा बनाई, कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन बनाया, वसा तथा अन्य चीजें बनाई। फिर ये क्या करते हैं, इसको खुद को यूज करते हैं, और जो बच जाता है उसको मंड या स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन यहाँ दिया गया है। उत्पादकों को एनर्जी कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसड्यूसर किसने किया था, इन्होंने ये बताया था
कार्मोंडी ने बताया था, इन्हें ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के जीवमंडल का लगभग 99% भाग उत्पादकों का बना है। अन्य सभी जीव उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अब इसमें दिया कि पृथ्वी की सतह के जीव मंडल का, ठीक है, तो जहाँ पे जीव मंडल है उसका 99% भाग उत्पादकों का बना है, ठीक है, न कि पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। अन्य सभी जीव उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम हैं, हम क्या है, हम उत्पादकों पर निर्भर हैं। भले अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो मांसाहारी हैं, हम तो शाकाहारी है ही नहीं, हम सब्जी वब्जी खाते नहीं, हम हमेशा मांस खाते हैं, मीट मछली मुर्गा ये सब खाते हैं। तो ठीक है, चलिए इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि आप इन पे इनडायरेक्टली डिपेंड है। कैसे कि आप जो बकरी खाते हैं, ठीक है, ये बकरी क्या करती है, घास खाती है, और घास में क्या होता है या पेड़ के पौधे की पत्तियों में क्या होता है, सौर ऊर्जा बंधी होती है। सौर ऊर्जा कौन बांधता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को बांध के एनर्जी बनाते हैं और उनके पेड़ पौधों की पत्तियों में, उनके टहनियों में, उनके फलों में, उनके फसलों में ये एकत्र हो जाती है। फिर वहां से ये बकरी उसको खा लेती है, फिर आप बकरी को खाते हो, तो बकरी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, शाकाहार से मिल रही है। तो इनडायरेक्टली जो शाकाहार था यानी जो पादपों में, प्लांट्स में जो एनर्जी थी वो इनडायरेक्टली कहाँ गई, जो मांसाहारी था उसके पास चले गई। यानी कि बेस क्या है, शाकाहारी है। अगर दुनिया में से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य का भी अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सभी जीव उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक द्वारा वायुमंडल की CO2 और O2 के अनुपात का संतुलन बना रहता है। अब कैसे, अब देखिए इसमें क्या है कि उत्पादकों की संख्या 99% बताया है जीवमंडल में होती है एक, ठीक है। अब उत्पादक की संख्या ज्यादा है तो ये लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में जो CO2 हम लोग छोड़ रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो प्रकाश, जो भी वायुवीय श्वसन करते हैं, ठीक है, एरोबिक श्वसन करते हैं, उसमें ऑक्सीजन वो लोग लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब ये सारा CO2 अगर वायुमंडल में निकलता जा रहा है तो आपको भी सोचना चाहिए कि वायुमंडल में तो सभी गैसों का अनुपात एक बराबर बना हुआ है। नाइट्रोजन 78% है, ये ऑक्सीजन 21% है, तो ये सब बना हुआ है, तो ये बिगड़ता क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं बिगड़ता है क्योंकि जितना भी हम CO2 वायुमंडल में छोड़ रहे हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और फिर वो क्या करते हैं, O2 लिबरेट करते हैं, O2 निकालते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। फिर पूछा जाता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस नहीं निकालते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी होता है, बाद में लास्ट लाइन में जोड़ देता है नहीं, और हम लोग पहले ही लाइन पढ़ते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकालते, उसके नीचे लिख देता नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग निकालते हैं और सबसे पहला ऑप्शन ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन लगा के चले जाते हैं और फिर घर पे आके सर पकड़ लेते हैं अपना कि हाय राम ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। और जब पौधे स्वयं रात्रि के समय जब शोषण करते हैं तो शोषण के दौरान क्या करते हैं, शोषण एक जानते हैं ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, तो उसमें ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं और इनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी इन्होंने एक्यूमुलेट की थी उसको तोड़ते हैं और उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और फिर क्या निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो रात के समय पौधे जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं तो वो CO2 निकालते हैं और O2 लेते हैं, ठीक हमारी तरह, ठीक है। तो इसको भी बहुत ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं परपोषित घटक यानी हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट। ये जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं जैसे कि हम, ठीक है, अतः अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम पौधों से प्राप्त करते हैं। अगर हम मछली मुर्गा मटन खा रहे हैं तो हमने मुर्गे से प्राप्त कर लिया, बकरी से प्राप्त कर लिया, मछली से प्राप्त कर लिया, तो इन्हें उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कहते हैं। तो यानी पौधे क्या थे, ऑटोट्रोपिक थे, और हम क्या है, हम हेट्रोट्रोपिक भी कह सकते हैं, हमें कंज्यूमर भी कह सकते हैं। अब आता है गुरु उपभोक्ता यानी कि माइक्रो कंज्यूमर, जो छोटे वाले होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में अधिकतर जो शाकाहारी आते हैं, जो सीधे सीधे डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, जैसे वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ परजीवी और फाइटोपैरासाइट भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, ये भी इसी वर्ग में आते हैं जो सीधे पौधों के ऊपर, जैसे आपके घर किसी के भी घर आप आम का पेड़ होगा या आपने कभी बगीचे में आम का पेड़ देखा होगा, जब आम लगना शुरू होता है
तो उसमें व्हाइट कलर की फफूंदी आ जाती है टहनियों पर। तो ये भी क्या है, एक तरह का पैरासाइट है जो आर्म्स में से उसकी एनर्जी को खा रहा होता है। फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सारे के सारे जो होते हैं अधिकतर मांसाहारी होते हैं, ठीक है। ये मांसाहारी जंतु होते हैं और ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता था उसको खाते हैं, ठीक है, उसको खा के अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हिरन का शेर द्वारा खाया जाना, यानी कि हिरन ने क्या किया, घास खाया, और शेर ने क्या किया, हिरन को खा लिया, ठीक है। चिड़ियों द्वारा टिड्डों को खाया जाना, टिड्डा क्या करता है, घास खाता है, जो ग्रॉस हॉपर होता है वो घास खाता है, और चिड़िया क्या करती है, टिड्डे को खाती है। सांप द्वारा चूहे को खाया जाना, चूहा क्या होता है, चूहा जैसे कि अनाज खाता है, ठीक है, हर्बीवोर्स होता है, चूहा अनाज खाता, शाकाहारी होता है, और सांप क्या करता है, चूहे को खा जाता है। फिर बाज पक्षी द्वारा अन्य छोटे पक्षियों को खाया जाना, तो अन्य जो छोटे पक्षी हैं वो पेड़ पे वो क्या करते हैं, फलों को खाते, पत्तियों को खाते, कुतुर के खाते अपनी चोंच के द्वारा, और जो बाज है वो क्या करता है, छोटे पक्षियों को पकड़ लेता है और फिर उनको चोंच मार के मार देता है और उनको खा लेता है। फिर आता है उच्च या तृतीय उपभोक्ता, जो सबसे टॉप पर होता है, टर्शरी कंज्यूमर, सबसे टॉप, सबसे ऊपर बैठा रहता है। जैसे मैंने कंपनी वाला बताया था ना, सिर्फ कंपनी पे सबसे ऊपर जो मालिक होता है वो एक होता है, सिंगल होता है, ठीक है, और वो एक होता है, संख्या उसकी एक होती है। उसी तरह उच्च तृतीय उपभोक्ता एकदम टॉप पे होता है, उसकी संख्या बाकी सभी से एकदम कम होती है। ये वे जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं, परंतु उन्हें भक्षण करने वाला कोई नहीं होता है। यानी कि जो टॉप पे बैठा हुआ मालिक है कंपनी का, अब उसके ऊपर कोई नहीं, उसको हुक्म देने वाला, उस पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं है। वो अपनी कंपनी में जिसके ऊपर मन चाहे हुक्म चलाए। जैसे आपके घर में आपके पिताजी होंगे, वो टॉप पे हैं, ठीक है, वो जो भी हुक्म दे देंगे, जो भी आदेश दे देंगे, आप लोग पालन करते हैं, उनसे कोई बहसबाजी नहीं होता है। उसी तरह ये तृतीय उपभोक्ता ये तो टॉप पे होता है, ठीक है। जैसे शेर है, शेर क्या है, एकदम टॉप पे बैठा हुआ है। शेर को आप नहीं मार के खा सकते, ठीक है, आप शेर को मार के खाने जाएंगे तो शेर आप ही को मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा जो जंतु या मांसाहारी जंतु, और जो भी टॉप पे बैठा रहता है, यानी कि जो भी तृतीय उपभोक्ता है, जो सबसे ऊपर बैठा है, वो हमेशा मांसाहारी होता है, एकदम ये एकदम तय है। और वो शिकारी प्रवृत्ति का होता है, वो शिकार करके अपना भोजन खाता है। ये क्या करता है कि अन्य शिकारी या मांसाहारी जंतु को शिकार करके भोजन करते हैं, ये शिकार करते हैं उसका। जितने भी ये ऊपर बैठे हुए हैं तृतीय उपभोक्ता, ये प्रीडेटर्स होते हैं। इनमें सर्वभक्षी भी होते हैं, ऑमनीवोरस भी होते हैं, जैसे कि हम मानव, हम भी क्या करते हैं, हम सबसे अब हमारा शिकार एक तरह से तो यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन किसी किसी फूड चेन में, ठीक है, हम भी क्या है, टर्शियरी पे हैं, सबसे ऊपर बैठे हैं। जैसे कि आप घास ले लीजिए, घास को कौन खा रहा है, बकरी खा रही है, और बकरी को कौन खा रहा है, आदमी खा रहा है। अब आदमी को और कोई नहीं खा रहा है, लेकिन अगर वही चीज हम जंगल में चले जाए, हम अपने आप को एज ए जंगल में हम माने, तो हमने क्या किया, बकरी को देखा या खरगोश को देखा, खरगोश क्या कर रहा है, घास को खा रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर घास है। खरगोश क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, खरगोश को कौन खा रहा है, खरगोश को हम खा लिए, मान लीजिए हमने पकड़ा, हमने शिकार कर लिया, हम खा लिए, फिर रात में हम सो गए, शेर आया, हमको खा लिया। अब शेर को कोई नहीं खा सकता, लेकिन इस कंडीशन में हम जो पहले वाले कंडीशन बताए थे, जिसमें घास, बकरी और मनुष्य था, वहां पे हम कहाँ थे, टर्शरी पे थे। लेकिन जैसे हम दूसरे कंडीशन में आए, दूसरे फूड चेन में आए, जिसमें घास है, खरगोश है, हम है और शेर है, तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे शेर हो गया। तो यानी हमारा जो जो पद था वो दूसरे कंडीशन में आके चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिए हुए हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता। अब इसमें उत्पादक क्या है, घास है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है, ठीक है, हिरन क्या करता है, घास को खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता भेड़िया है, भेड़िया ने क्या किया, हिरन को खाया। और उच्च उपभोक्ता शेर है, जो शेर ने भेड़िए को खा लिया, ठीक है। फिर आता है घास, ठीक है, घास के मैदान में टिड्डा है, ठीक है, टिड्डा ने क्या किया, घास को खाया। चिड़िया ने क्या किया, टिड्डे को खाया, और बाज जो थे उसने चिड़िया को खा लिया। फिर बीज और फल को क्या किया, चूहे ने खाया, चूहे को बिल्ली ने खाया, और बिल्ली को किसने खा लिया, अजगर या सांप ने, ठीक है। फिर पौधा है, पौधे को किसने खाया, मनुष्य ने, ठीक है। अब मनुष्य की जगह यहाँ पे आप बकरी भी कर सकते हैं। बकरी को किसने खाया, द्वितीय उपभोक्ता मनुष्य ने, और मनुष्य को किसने खाया, शेर ने, जो उच्च उपभोक्ता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये आपके सारे जो इकोसिस्टम के थे पार्ट थे। अब इसमें लास्ट पर जाता है अपघटनकर्ता, जैविक में अपघटनकर्ता या डिकम्पोजर, या इसको कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर। ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखते हैं। ये क्या होता है कि जब उत्पादक उपभोक्ता
दोनों का काम तमाम हो जाता है, दोनों मर जाते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बोल के स्वर्गवासी हो जाते हैं कि भाई चलो अब अपने अपने रास्ते, ठीक है, उनकी खाली बॉडी पड़ी रहती है, आत्मा उसमें से निकल जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको पूरी चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनमें सड़न पैदा कर देते हैं और वापस से उसको डिकम्पोज यानी सड़ा गला के जमीन में एक बराबर, ठीक है, छोटा है लेकिन एकदम ताकतवर है। तो ये क्या करते हैं कि मृत जीवी होते हैं, इसको सेप्रोफाइट भी कहते हैं। ये जो डेड या डिके यानी सड़ सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं या मर चुके होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, अपना भक्षण करते हैं और अपना जीवन यापन करता है। इन्हें डेट्रीवोर्स या स्कैवेंजर भी कहते हैं। इनमें छोटे कीड़े, कृमि आदि के साथ साथ अधिकतर कवक और जीवाणु वर्ग के जीव होते हैं। ये जटिल कार्बनिक अवशेषों को विघटित करके, ठीक है, सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। ठीक है, अपघटनकर्ता को रूपांतरक यानी ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर्स किसे कहते हैं एग्जाम में, और दे देगा उसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या डिकम्पोजर। तो आप क्या लगाओगे, डिकम्पोजर। तो ट्रांसफॉर्मर आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि डिकम्पोजर किसे कहते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, अब थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि वो जान चुके हैं जो भी क्वेश्चन बनाते हैं कि ये सब क्वेश्चन अब बच्चों के लिए नॉर्मल हो चुके हैं। अब थोड़ा उस इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जो उस टॉपिक की समझ रखता हो, जो समझा हो, जो रटा हो, वो ना पास कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से प्रकृति में उत्पत्ति और संहार एक चक्र चलता रहता है, ठीक है, यानी कि हम पैदा हुए, फिर वापस मिट्टी में मिल गए, फिर उसी मिट्टी से फसल उगी, फिर उसको लोगों ने खाया, फिर उन्होंने बच्चे पैदा किया, बच्चा बड़ा हुआ, फिर मिल गया मिट्टी में मर के, फिर से उसी मिट्टी से फसल पैदा हुई, ये लगातार ये साइकिल प्रोसेस चलता रहता है। फिर अब बात करते हैं अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट में सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जल, भूमि, वायु में उत्पन्न गैसें, मृदा के खनिज लवण, टेम्परेचर, लाइट सोर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। अब इसमें पहला आता है जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु में सारी चीजें समाहित होती हैं, ठीक है, जैसे कि इसके नाम से है जल वायु, यानी कि जल भी होगा, इसमें वायु भी होगी, वायु होगी तो उसमें तापमान भी होगा, प्रकाश भी होगा, मिट्टी है, ठीक है, भू यानी कि भू आकृति मतलब क्या, जमीन की आकृति कैसी है, आर्द्रता उसमें यानी कि ह्यूमिडिटी कैसी है, वर्षा, बारिश, कोहरा जो ठंडियों में होता है, पाला यानी बर्फ, ओले गिरना, बर्फ गिरना, ठीक है, जो ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। फिर आता है अकार्बनिक तत्व यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये क्या होता है, ये सॉल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, खनिज के रूप में कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टियों में और पानी में पाए जाते हैं, जिसमें जैसे जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, और सल्फर है। ये सारे क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स है। इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। फिर माइक्रो एलिमेंट जिसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म यानी छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे बोरान है, ठीक है, फिर जिंक है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये सारे क्या है, कोबाल्ट, ये सारे क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स हैं। फिर तीसरा आता है वायु की गैसें। वायु में देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है CO2, फिर H2, फिर NH3, ये सारे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर CO2 की मात्रा 0.001% भी अगर बढ़ जाए तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो CO2, आप बताइए कि CO2 हमारे वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। अगर CO2 की मात्रा बहुत अधिक हो जाए हमारे वायुमंडल में तो क्या प्रभाव पड़ेगा वायुमंडल पे, पृथ्वी पर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आता है चौथा आता है कि कार्बनिक पदार्थ। ये क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। फिर ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी में क्या आता है, अब दो तरह की एनर्जी, हम लोग तीन तरह की एनर्जी चलिए यूज कर लेते हैं। एक जल की एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी भी यूज करते हैं, प्रकाश की भी एनर्जी यूज करते हैं, और ताप की भी। प्रकाश की एनर्जी कैसे यूज करते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, सोलर प्लांट में ले लेते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की एनर्जी यूज करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। फिर आता है इकोसिस्टम की क्रिया यानी फंक्शन इन इकोसिस्टम। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक का हम लोग का टॉपिक यही था कि हमको एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और इकोसिस्टम क्या होता है ये पढ़ना था। तो यहाँ तक हम लोग बात की कर ली है। इसके आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फूड चेन क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, कौन किसको खाता है, कैसे खाता है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देखेंगे।
और इस वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।